नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत है। T20 सीरीज हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले एक क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज हम लोग करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज हमारा शुरू होगा। और इससे पहले हमने जो क्लास की थी वो की थी हमने भाई प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और इसमें हम जो है 38 क्वेश्चन कर रहे हैं। यूपी पुलिस और आपका होमगार्ड का जो एग्जाम है, उन दोनों एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज आपकी चलाई गई है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब से कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करो। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड होमगार्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज आपकी चलाई गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन है आपका, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, ये आपको इसमें बताना है जी। बताइए फटाफट इसका क्या आंसर हो सकता है, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो ये एक आपके स्वीडन के वैज्ञानिक हुआ करते थे। कहाँ के भाई? स्वीडन के। तो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। स्वीडन के वैज्ञानिक स्वीडन के वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। कहाँ के थे? स्वीडन के। बात करें अल्फ्रेड नोबेल की, तो इन्होंने 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। कब? 1867 यानी कि 1867 ईस्वी में इन्होंने क्या करा? डायनामाइट की इनके द्वारा खोज की गई थी। अब डायनामाइट की जब इन्होंने खोज की तो उसी के कारण जो है नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई। जब इनका देहांत हो गया तो उसके बाद नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। कब? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा थे। तो बात है 1901 की। 1901 में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा नोबेल पुरस्कार की जो है क्या की गई? नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो हमसे पूछा गया भाई अल्फ्रेड नोबेल, देखो नोबेल पुरस्कार पहले 5 विषयों में दिया जाता था, अब 6 विषयों में दिया जाता है, यानी कि इकोनॉमी को भी इसमें बाद में जोड़ दिया गया था। तो 5 विषयों के अलावा अब 6 विषयों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इन्होंने खोज क्या की थी? तो इन्होंने खोज की थी आपकी कहाँ की? डायनामाइट की। तो डायनामाइट की खोज इनके द्वारा की गई थी। तो सी आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। वायुमंडल में या वायुमंडल के ऊर्ध्व तापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको इसमें बताना है। ए में चालन है, बी में संवहन, सी में विकिरण और डी में अभिवहन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। फटाफट आंसर भी दिया करो भाई, और एंड जो है एंड में आपको बताना है कि भाई कितने क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा सही किए गए हैं। 38 क्वेश्चन रहेंगे आपके, क्योंकि यूपी कांस्टेबल के सिलेबस में आपके 38 क्वेश्चन उसमें बताया गया कि जीके के 38 क्वेश्चन आएंगे। तो 38 क्वेश्चन ही डेली में आपको यहाँ पर कराने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोग जो है इनके आंसर दिया करो भाई, ठीक है। तो वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है संवहन। उसको संवहन के नाम से जाना जाता है। तो संवहन कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के संपर्क में आने वाली गर्म जो वायु होती है, गर्म जो धाराएं होती हैं, तो गर्म होकर धाराओं के रूप में बहने लगती है। क्योंकि पृथ्वी के संपर्क में आकर हवाएं जो है ये क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। और गर्म हवाएं जो होती है कैसे होती है? लंबवत। तो ये लंबवत बहती है। लंबवत यानी कि ऊर्ध्वाधर इस तरह से बहती है। तो ये लंबवत बहती है। और अगर हम बात करें इनकी, तो ये वायुमंडल में तापमान का संचरण करती है। वायुमंडल में ऊपर जाकर तापमान का संचरण करती है, और संघनन की जो है या संवहन की प्रक्रिया इनके द्वारा होती है, जिस कारण बाद में फिर वर्षा होती है। तो आंसर आ जाएगा हमारा इसमें बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया? तो राजा बिंबिसार के महल को किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपको इसमें बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया है? तो राजा बिंबिसार कौन थे? ये हर्यक वंश के शासक हुआ करते थे। हर्यक वंश के शासक हुआ करते थे। और ये कहा गया कि भाई हर्यक वंश के जो शासक थे बिंबिसार, उनका महल किस वास्तुकार के द्वारा बनवाया गया है? बिंबिसार की अगर मैं बात करूं तो बिंबिसार के द्वारा मगध साम्राज्य की स्थापना की गई। मगध साम्राज्य की स्थापना की गई।
मगध साम्राज्य की स्थापना करने वाला बिंबिसार ही था, बिंबिसार ही है, और इसको मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध का वास्तविक संस्थापक भी बिंबिसार को ही माना जाता है। इसके अलावा इसने अपनी जो राजधानी बनाई वो गिरिव्रज, गिरिव्रज, गिरिव्रज या राजगृह है, इसको बाद में कहा गया राजगृह, राजगृह को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसी के पुत्र का नाम हुआ करता था बिंबिसार के ही, बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु, अजातशत्रु या अज्ञातशत्रु इसको कहा जाता है, और इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। फिर अजातशत्रु के पुत्र का नाम था उदयन या उदयन भी इसको कहा जाता है। उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र की स्थापना जो की गई, पाटलिपुत्र शहर को जो बसाया गया था वो उदयन के द्वारा बसाया गया था। 3 नदियों के संगम पर, गंगा, सोन और गंडक, इन तीनों नदियों के संगम पर उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गई। उदयन के पिता जो है अजातशत्रु हुआ करते थे। अजातशत्रु के पिता थे कौन? आपके बिंबिसार। तो देखो उदयन दिया गया है तो ये तो होना नहीं, तो ये क्यों महल बनाएगा? ये वास्तुकार थोड़ा नहीं था। इसके अलावा कालाशोक की बात करें तो ये शिशुनाग वंश का राजा था, और दूसरी बौद्ध बैठक इसी के शासनकाल में देखने को मिलेगी हमको। शुद्धोधन की बात करें तो ये भी शासक हुआ करता था। बात करें महागोविंद की तो ये एक वास्तुकार था, और इसी के द्वारा क्या किया गया? बिंबिसार के महल का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? बहुत आसान सा है, आप लोगों ने इसका आंसर जो है बहुत जल्दी दे दोगे आप। उम्मीद है मुझे कि सभी इसका सही आंसर देंगे। फटाफट इसका आंसर दो कि वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जो 4 वेद हैं हमारे, 4 वेद जो है ऑप्शन में आपके दिए गए हैं, तो इन चारों में सबसे प्राचीन कौन था? तो आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन है इन चारों वेदों में से। ठीक है भाई, थोड़ी सी इनके बारे में बात कर लेते हैं। ऋग्वेद तो है सबसे प्राचीन। यजुर्वेद की अगर बात करें तो यजुर्वेद में आपका क्या दिया गया? यज्ञ करने की, यज्ञ करने की विद्या कह सकते हैं, एक तरह से विद्या का उल्लेख किया गया है, सामवेद की बात करें तो इससे हमको आपका 7 स्वर की जानकारी प्राप्त होती है, 7 स्वर की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि कुल मिलाकर जो है इसको संगीत का जनक कहा जाता है, संगीत का जनक इसी को माना जाता है। सामवेद को ही संगीत का जनक माना जाता है। ये क्या है भाई? संगीत का जनक माना जाता है। अथर्ववेद की बात करें तो ये अंतिम वेद था, ये सबसे अंतिम वेद माना जाता है, और इसको श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जाना जाता है। श्रेष्ठ वेद के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें आपका समाज, परिवार, रोग, इसके अलावा जादू टोना आदि का उल्लेख इसमें किया गया है। आदि का उल्लेख आपका अथर्ववेद में किया गया। तो आंसर आ जाएगा भाई हमारा ऋग्वेद, यही आंसर होगा ऋग्वेद। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? ये आपको इसमें बताना है। तो सबसे प्राचीन हिंदू महाकाव्य के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत आसान है, और सबको जो है इसका आंसर देना भाई आपको। तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। बताओ फटाफट क्या आंसर इसका हो सकता है। आपसे पूछा गया तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद या सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कह लो, या फिर आपका सबसे प्राचीन वेद इसको कह सकते हैं हम। तो सबसे प्राचीन वेद की अगर हम बात करें तो रामायण और महाभारत दोनों ही जो हैं, रामायण और महाभारत की अगर हम बात करें तो दोनों क्या हैं? रामायण और महाभारत दोनों ही 400 ईसा पूर्व में अगर हम बात करें इनकी रचना की गई थी। कब? 400 ईसा पूर्व के आसपास, 400 बीसी के आसपास, 400 बीसी से पहले कह सकते हैं, या फिर 400 बीसी के आसपास इनकी रचना की गई थी। रामायण की बात करें तो रामायण की रचना जो है वाल्मीकि के द्वारा की गई, वाल्मीकि के द्वारा इसकी रचना की गई थी, वाल्मीकि के द्वारा इसकी रचना की गई। अगर बात करें महाभारत की तो वेद व्यास के द्वारा इसकी रचना की गई, वेद व्यास के द्वारा इसकी रचना की गई थी। दोनों ही प्राचीन वेद हैं, लेकिन दोनों में सबसे प्राचीन पूछ रहा है तो आपका रामायण आ जाएगा। इन दोनों में सबसे प्राचीन रहेगा कौन सा? रामायण इनमें सबसे प्राचीन रहेगा। तो रामायण जो है आपको, क्योंकि इसमें भगवान राम के बारे में जिक्र किया गया है, तो इसीलिए ये आपका सबसे प्राचीन हिंदू महाकाव्य माना जाता है।
तो आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महाभाष्य की अगर मैं बात करूं तो महाभाष्य जो लिखा गया था ये आपका पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। पतंजलि के द्वारा इसकी रचना की गई थी। पतंजलि के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा की गई भाई? पाणिनि के द्वारा की गई। पाणिनि के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ये भी आपका संस्कृत का प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन सबसे प्राचीन की अगर बात करेंगे तो आपका महाभारत आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलेरिन किस तत्व के अपरूप हैं? यानी कुल मिलाकर ये कौन से तत्व से बनते हैं, कौन से तत्व के अपरूप हैं? डायमंड की बात करें तो यानी कि हीरा, ठीक है, डायमंड कह सकते हैं हीरा, और ग्रेफाइट, ठीक है, ये दोनों के दोनों किसके हैं? कार्बन के हैं। जब ये कार्बन के हैं तो सीधी सी बात है ये भी कार्बन का ही अपरूप होगा, ठीक है। तो आपका ए आंसर इसमें सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा का मतलब है कि आपका जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है ये आपको इसमें बताना है। देखिए सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नाभिकीय विखंडन तो नहीं हो सकता। इसके अलावा सूर्य का संकुचन, सूर्य का संकुचन या सूर्य का प्रसार भी आपका सौरमंडल नहीं होगा। सॉरी, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा में क्या सही आएगा ये आपको इसमें बताना। देखो सौर ऊर्जा की अगर बात करें तो नाभिकीय संलयन इसमें आप ले सकते हैं। नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का जो देखो ये नहीं कह रहा कि सौर ऊर्जा कहां से बनती है, ये पूछ रहा कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कैसे होती है, सौर ऊर्जा प्राप्त कैसे होती है, या सूर्य से जो है जो ऊर्जा बनती है डाइवर्ट होती है वो कैसे होती है? तो वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। जब दो हल्के नाभिकीय संलयन जो है एक जगह सम्मिलित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब वह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। यानी कुल मिलाकर सूर्य की किरणें जब सौर प्लेट पर आकर पड़ती है, ये मान लो ये आपका, एक मिनट, ये मान लिया हमने ये आपका सूर्य है, ये सूर्य है, यहाँ पर ये सूर्य है और इससे ये किरणें पड़ रही हैं धरती, इससे ये आपकी किरणें आ रही हैं जमीन पर, जमीन पर ये किरणें आ रही हैं, पृथ्वी पर ये किरणें आ रही हैं। और मान लो यहाँ पर हम अगर बात करें तो पृथ्वी पर हमने यहाँ पर एक प्लेट लगा दी, एक प्लेट लगा दी आपकी सोलर प्लेट, ये मान लो ये सोलर प्लेट है, ठीक है। तो जब इस पे आपकी ये सूर्य की जो किरणें आएंगी ये क्या करेगी, ये नाभिकीय संलयन की क्रिया करती है, जिस कारण जो है बिजली यहाँ से जो है सूर्य की किरणें एकत्रित होकर ये बिजली में ट्रांसफर होती है। तो आंसर इसका सूर्य का संकुचन भी नहीं आएगा, सूर्य का प्रसार भी नहीं आएगा, नाभिकीय संलयन इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। फटाफट आंसर भी साथ साथ दिया करो भाई। 8वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन बायोडीजल, इनमें से कौन बायोडीजल, बायो नहीं बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल कह रहा भाई, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल इनमें से कौन नहीं है? मतलब आपका अगर हम बात करें कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे तत्व जिनको परिवर्तित किया जा सके, जिनको किसी और जो है पदार्थ में परिवर्तित किया जा सके, उन्हें कैसे थे? बायोडिग्रेडेबल उन्हें कहा जाता है। जैसे मान लो जीवाणु है, फंगस है आदि के द्वारा जो वस्तुएं अपने संगठनों में टूटकर या टूट जाती है उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे जैसे मान लो आपका सब्जी है, सब्जी है तो सब्जी से आप क्या है सो जो ना सब्जी को एक आपका उसमें आपका कह सकते हैं गैस चैम्बर में डालकर इससे गैस उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। फल भी ऐसे आ जाएंगे, मृत जीवों के शरीर भी ऐसे आएंगे जो है इसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसमें केंचुए की तो केंचुआ को भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम जो है एक पदार्थ है, एल्युमिनियम एक पदार्थ है। इसके अलावा पॉलीथीन की अगर बात करें, एल्युमिनियम के साथ साथ पॉलीथीन, पॉलीथीन भी एक ऐसा ही पदार्थ है जिसे आप जो है डाइवर्ट नहीं कर सकते, किसी दूसरी चीज में बदल नहीं सकते, ठीक है। एल्युमिनियम आ जाएगा और आपका पॉलीथीन आ जाएगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अपघटित नहीं कर सकते, गला नहीं सकते, सड़ा नहीं सकते, है जी। प्लास्टिक है कैसी, एल्युमिनियम ऐसा ही है जो कभी ना तो गलता है ना सड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें केंचुए की तो वो मरने के बाद ये भी सड़ गल जाएगा, फल की ये भी ऐसे हो जाएगा। तो आंसर इसका हमारा डी ही सही रहेगा। ये पूछ रहा कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि बायो डीजल में या बायोग्रेडेबल में किसको नहीं बदला जा सकता? तो एल्युमिनियम को नहीं बदला जा सकता। ऑप्शन के हिसाब से हमारा डी आंसर इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर, होयसलेश्वर मंदिर कहां पर है?
कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहां पर है पूछ रहा है, कर्नाटक में भी कहां पर है, तो कर्नाटक में कहां पर होगा, ये आपका होयसलेश्वर, होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहां पर है? कर्नाटक में एक क्षेत्र पड़ता है आपका, जिसे बोलते हैं क्या भाई, हेलेबीडु। हेलेबीडु नामक स्थान जो है, वहां पर भगवान शिव का मंदिर स्थित है। ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। तो शिव को ये समर्पित है और कहां पर है? हेलेबीडु में स्थित है। हेलेबीडु में ये मंदिर स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण जो है आपका लगभग विष्णुवर्धन के द्वारा 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी में विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा भाई विष्णुवर्धन के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि विष्णुवर्धन के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया जो है करवाया गया था। कब? 12वीं शताब्दी के आसपास की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो कर्नाटक में है और आपका हेलेबीडु नामक क्षेत्र में पड़ता है आपका कर्नाटक के। चलिए जी, तो आंसर रहेगा इसका भाई हमारा ए। हम्पी की बात करें तो हम्पी भी जो है, हम्पी भी आपका कर्नाटक में ही पड़ेगा, वारंगल भी कर्नाटक में ही पड़ता है और हावेरी के नाम से कोई नहीं है, कावेरी के नाम से क्षेत्र पड़ता है, नदी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। और किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति को लागू किया? देखिए ये क्षेत्र है, मान लो ये है आपका भारत, यहाँ पर बात करेंगे ये आपका श्रीलंका आ जाएगा, तो ये भारत का क्षेत्र है। पुर्तगाली जो आए सबसे पहले, वास्को डी गामा जो आए थे, ये मान लो यहाँ पर जो है ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पर है आपका कौन सा, ये मान लो कि आपका ये है, इधर से हम बात करें एशिया महाद्वीप और यहाँ से पड़ जाएगा यूरोप महाद्वीप, ये आपका मिला हुआ था, सुएज नहर से अलग है यहाँ पर। तो यहाँ से आपका एक ये क्षेत्र पड़ता है पुर्तगाल। तो ये पुर्तगाली जो है यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप के तट से होते हुए कालीकट बंदरगाह पर आया, यानी केरल के क्षेत्र में आया, कालीकट बंदरगाह पर आया। और इसी के बाद आपके अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपके कंपनी के प्रमुख बन के आए थे, नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे, ये पुर्तगाली कंपनी के सबसे पहले गवर्नर बनकर आए थे भारत में। कब? 1505 की बात है, 1505 ईस्वी की बात है। जबकि वास्को डी गामा जो आया, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था और यहाँ से कुछ मसाले लेकर वापस चला गया, फिर दोबारा आया, कंपनी के लोग आते रहे जाते रहे और उन 1505 ईस्वी में एक आपकी कंपनी बनाई गई थी, उस्ताद द इंडिया। उस्ताद द इंडिया कंपनी जो थी, उसी का आदेश जो है गवर्नर बनाकर भेजा गया, किसको? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। कब? 1505 ईस्वी में। और इसने इस क्षेत्र पर, यानी कि समुद्र पर जो है, इस पूरे समुद्र पर जो है अपना अधिकार प्राप्त किया, क्योंकि यहाँ पर इनके आने से पहले इनकी नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी। इनकी जो नेवी थी वो बहुत ज्यादा जो है मजबूत थी या बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। लेकिन इनसे पहले अरबों का इस क्षेत्र पर अधिकार था, अरबों का इस क्षेत्र पर अधिकार था, इसलिए इसको अरब सागर के नाम से जाना जाता है। अरब सागर इस क्षेत्र को इसलिए कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र पर सबसे पहले क्या था, मुस्लिम राजा जो थे यहाँ के, मिस्र के राजा, इराक के राजा, फारस के शासक जो थे, तो यहाँ पर जो है इनका राज था, इन्हीं की इस पर जो है चलती थी। लेकिन बाद में क्या, इसीलिए इसको जो है इस क्षेत्र को अरब सागर कहा गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब यहाँ पर पुर्तगाली आए तो अल्मेडा ने इन राजाओं को पराजित किया, इन मुस्लिम शासकों को पराजित किया और इस क्षेत्र पर, अरब सागर पर, यानी कि हिंद महासागर के क्षेत्र पर, ये पूरे क्षेत्र पर, हिंद महासागर पर अपना अधिकार प्राप्त किया, अपना कब्जा जो है किया। और यहाँ पर जो है एक आपका उसने एक पॉलिसी लागू की, जिसको शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। और जो भी जहाज यहाँ से जाता था, ये उससे टैक्स वसूल किया करते थे या उससे कर वसूल किया करते थे, जिसे कार्टेज कहा जाता था। यानी कुल मिलाकर इनकी परमिशन लेनी पड़ती थी अगर आपको इस समुद्र से जाना है, हिंद महासागर से अपना जहाज या अपना कोई माल पहुंचाना है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जिस नीति को लागू किया, उसी को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। वास्को डी गामा जो आ चुके हैं, वास्को डी गामा ये आपके सबसे पहले आने वाले भारतीय, सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे जो आपके समुद्र के रास्ते से भारत में आए। इनके कुल मिलाकर इसने समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत के लिए। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है इनके बाद आएंगे और नूना डी कोनहा जो है इसके एक प्रमुख गवर्नर माने जाते हैं कंपनी के। ये लगभग आपका 1531 के आसपास हमें देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे 1875 में।
1875 में, क्वेश्चन नंबर 11 है, 1875 में मोमडन, ये मोमडन है भाई, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए एक व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान के द्वारा इस एंग्लो ओरिएंटल, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान इनका नाम था, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान के द्वारा एक स्कूल की स्थापना की गई जिसको मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कहा गया। और इसी को अगर हम बात करें, इस स्कूल का ही नाम, सॉरी, इस स्कूल का नाम 1920 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया, अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया, विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो कहां पर है भाई? ये अलीगढ़ में स्थित है। तो ये विश्वविद्यालय हमारा कहां पर है? अलीगढ़ में स्थित है। एक सेंट्रल विश्वविद्यालय है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, एक आपका जो है इसमें एक नई बात है आपकी, बता दूं मैं आपको, इस जो है जो ये आपका अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इसका जो आदर्श वाक्य है, आपको पता है आदर्श वाक्य? बताओ इसका क्या है, आदर्श वाक्य क्या है? ये आपने शायद अब तक ना पढ़ा हो कभी, हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, लेकिन बहुत कम जो है इसके बारे में जानते होंगे। इसका आदर्श वाक्य है अल्लाह मल इंसाना, अल्लाह मल इंसाना। कैसे लिखेंगे? अल्लाह मल इंसाना, इंसाना, ये इसका आदर्श वाक्य है, याद कर लो, हो सकता है कभी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। अल्लाह मल इंसाना इसका आदर्श वाक्य है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 12, मथुरा कला विश्वविद्यालय डॉट है, इसके बाद में कहा गया है कि काल के दौरान अपनी शीर्ष स्पर्धा, कौन से काल में मथुरा कला, मथुरा कला जो है कौन से काल में अपने आपकी चरम पर थी या इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ उस समय? देखिए मथुरा कला विद्यालय की अगर बात करें तो मथुरा कला का जो विकास हुआ सबसे ज्यादा वो हुआ था आपका कनिष्क के समय में, कुषाणों के समय कह सकते हैं, कुषाण वंश के समय, कुषाण वंश के समय मथुरा कला का बहुत तेजी से विकास हुआ और यहाँ पर गौतम बुद्ध की बहुत सारी विशाल मूर्तियां बनाई गई। तो कह सकते हैं कि कुषाण शासकों ने पहली शताब्दी से लेकर लगभग 175 ईस्वी के बीच उत्तर भारत के क्षेत्र पर शासन किया था, कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो लगभग ऐसा मिलता है हमको 78 एडी, 78 एडी में तो कनिष्क ही आ गए थे, कनिष्क आ गए थे, कनिष्क आ गए थे, और उसके बाद भी 175 ईस्वी तक, 175 एडी तक इनका शासन चलता रहा। कनिष्क के अलावा कुषाण वंश के और भी राजा थे, तो कुषाण वंश का जो है, कुषाण वंश का यहाँ पर लिखा हुआ है, कुषाण वंश का जो शासन चलता रहा 175 ईस्वी तक चलता रहा। तो कुल मिलाकर आपका इनका जो सेंटर हुआ करता था वो मथुरा का क्षेत्र हुआ करता था। और अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की मूर्ति की, तो सबसे पहले कुषाण वंश के समय ही उनकी मूर्ति बनाई गई थी। कुषाण वंश के राजा भी बौद्ध धर्म को ही मानते थे, अधिकांश राजा बौद्ध धर्म को ही माना करते थे। तो आंसर आ जाएगा हमारा कुषाण वंश। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? बताओ भाई, कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी, उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया आपका उड़न गिलहरी, बी में है चमगादड़, सी में है डार्विन लोमड़ी और डी में दिया गया आपका सफेद लोमड़ी। क्या इसका सही आंसर होगा ये आपको इसमें बताना है। फटाफट जो है आप लोगों को आंसर बताना है इसका भाई, बताओ फटाफट क्या इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? बहुत कम बच्चे हैं जो आंसर देते हैं, बताओ जी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 13 और लगभग 24 मिनट हो चुके हैं हमें अभी तक। चलो कोशिश करेंगे कि एक ही घंटे के अंदर जो है इस क्लास को पूरा करें। तो कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है ये आपको इसमें बताना था। तो देखिए बी जो है यानी कि चमगादड़, चमगादड़ को उड़न लोमड़ी के नाम से जाना जाता है। चमगादड़ दुनिया का एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है,
इसे उड़न लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। एकमात्र ऐसा क्या है, स्तनधारी है जो उड़ सकता है। ये आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने और इसका आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो मानव के शरीर में डाला जा सकता है, मानव के शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? तो ये आपको इसमें बताना है। देखिए विटामिन आपका B3 जो है, विटामिन B3 जो है, इसे मानव के शरीर के अंदर डाला जा सकता है या संश्लेषित किया जा सकता है। इसका रासायनिक नाम की अगर बात करें तो नियासिन इसका रासायनिक नाम है। क्या है? नियासिन। नियासिन इसका रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम क्या है इसका भाई? नियासिन है, याद रखना है। इसके अलावा इसको निकोटिनेमाइड के नाम से भी जाना जाता है और ये जल में घुलनशील होता है, तो जल में घुल सकता है। तो आंसर होगा हमारा बी, सॉरी डी, विटामिन 3 ऐसा विटामिन है जो मानव के शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है या डाला जा सकता है। कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्र को नियंत्रित करता है? कौन सा खनिज ऐसा है जो मांसपेशियों और मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है, यानी कि एक्टिव कर देता है और उसको अपने कंट्रोल में भी रखता है? देखिए ऐसा है आपका कौन सा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा खनिज है जो मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्रों को सक्रिय और नियंत्रित कर देता है, यानी कि एक्टिव कर देता है और नियंत्रण में लेके आता है। यह है मानव शरीर में पाए जाने वाले 5 प्रमुख रासायनिक हैं जो तत्व हैं, उनमें से एक है। यह मानव शरीर की जैविक क्रियाओं के साथ साथ सहयोग भी करता है, जैविक क्रियाओं में सहयोग आपका प्रदान करता है। कहां कहां पे प्राप्त होता है भाई? मैग्नीशियम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका सब्जियों में प्राप्त होता है। कौन सी? पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, पत्तेदार सब्जियों में प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा और कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको केले में, सलजम में, बादाम में, काजू में। ठीक है, केला, सलजम, बादाम इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो इनमें हमको क्या मिल जाएगा? मैग्नीशियम की मात्रा इनमें आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए जी, तो आंसर हो जाएगा हमारा भाई डी। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से भी। ये आपका क्वेश्चन पिछली आपका जो मैंने टेस्ट कराया था उसमें भी सेबी से संबंधित क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि इसकी स्थापना जो की गई थी सेबी की। सेबी एक तरह से बोर्ड है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम इसको कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म हमको बतानी है कि सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ये हमको इसमें बताना है। तो इसका जो अगर मैं बात करूं तो इसकी जो आपकी स्थापना की गई थी वो 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में की गई थी। कब की गई? 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा राव के काल में इसकी स्थापना की गई। फुल फॉर्म इसकी पूछी गई है कि क्या रहेगी, तो फुल फॉर्म आपको इसकी बतानी है भाई। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए सेबी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा। ये स्टेट से तो इसका कोई संबंध नहीं है, स्टेट दोनों आपके गलत हो जाएंगे। सिक्योरिटीज एंड एनरोलमेंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो ये भी नहीं रहेगा, तो एक्सचेंज आएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। मुख्यालय मैंने आपको बताया था कहां पर है भाई इसका, पिछली क्लास में, मुंबई में इसका मुख्यालय है। मुंबई में इसका मुख्यालय है और 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका एग मार्क। एग मार्क क्या है भाई? बताओ जरा, एग मार्क है क्या? एग मार्क है क्या? ए में दिया गया आपका क्या? ए में दिया गया आपका अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था। बी में कृषि उत्पादों में मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था। सी में दिया गया है आपका खाद्यान्न वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर। और आपका उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर। देखिए उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता मोहर तो नहीं है, अंडा उत्पादन से भी इसका कोई संबंध नहीं है। एग मार्क एक तरह का मार्क होता है, मार्का होता है ताकि वस्तु की क्वालिटी को, वस्तु की गुणवत्ता को प्रदर्शित कर सके। तो खाद्यान्न वस्तुओं के लिए
खाद्यान्न वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आसमान मोहर इसको कहा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिया गया है, निम्न में से क्या है भाई? निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? तो गेहूं की खेती के लिए देखिए, उत्तर भारत के लोग, अगर आप उत्तर भारत में निवास करते हैं तो आप सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है। आपको बताना है कि किस प्रकार की मिट्टी में आपका गेहूं की खेती कहाँ कहाँ पे होती है। देखिए, आपके पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ये ऐसे राज्य हैं जो गेहूं की बेल्ट मानी जाती है। इन क्षेत्रों में गेहूं की मिट्टी हो सॉरी गेहूं की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। और इस क्षेत्र में मिलती है हमको कौन सी मिट्टी भाई? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी के और क्या नाम है ये आपको बताना है। दोमट मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। दोमट मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी को ही आपका कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। कछारी या पोप मिट्टी भी इसको कहते हैं भाई। पोप मिट्टी भी इसको कहा जाता है। इसी को आपकी पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है, खादर और बांगर को। तो आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? आंसर आ जाएगा भाई जलोढ़ मिट्टी। डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा आपका। देखिए, काली मिट्टी कपास के लिए ज्यादा फेमस है, और लाल मिट्टी की बात करें तो इसमें आपका लोहे के कण होते हैं। इसमें आपके बाजरा, ज्वार वगैरह मोटे अनाज हो जाते हैं। भूरी मिट्टी की अगर बात करें तो भूरी मिट्टी भारत में बहुत कम देखने को मिलती है। दोमट मिट्टी का ही एक तरह से रूप होता है। कुछ क्षेत्रों में इसका उत्पादन जो है ये परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दिया गया आपका यूगोस्लाविया की राजधानी आपको बतानी है। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राजधानी से भी अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यूगोस्लाविया जो है एक यूरोपीय देश है। कहाँ पर है? यूरोप में है। और इसकी राजधानी की मैं बात करूं तो यूगोस्लाविया की, ये यूरोप का एक देश है। यूरोप का एक देश है और इसकी राजधानी है बेलग्रेड। बेलग्रेड। बेलग्रेड इसकी राजधानी है। क्या राजधानी भाई? बेलग्रेड इसकी राजधानी है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, पोलैंड की एक देश है खुद, नाइजीरिया एक देश है, हंगरी भी एक देश है। तो बेलग्रेड जो है ये, हाँ, ये आपकी राजधानी है। ठीक है, तो यूगोस्लाविया एक यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी बेलग्रेड है। ठीक है भाई, बेलग्रेड है। अच्छा, ये बताओ कि पोलैंड की राजधानी क्या है? सबसे पहले पोलैंड दिया गया है, तो पोलैंड की राजधानी है वारसा। वोरसा कह सकते हैं, वारसा कह सकते हैं, वारसा। वारसा इसकी राजधानी है। बात करें नाइजीरिया की, नाइजीरिया एक अफ्रीकी देश है। नाइजीरिया एक अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी हुआ करती है क्या? अबूजा एवं हंगरी। सॉरी, नहीं, अबूजा। हंगरी तो खुद देश है। अबूजा इसकी राजधानी है। क्या राजधानी है? अबूजा इसकी राजधानी है। हंगरी की अगर मैं बात करूं तो इसकी राजधानी है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। बुडापेस्ट इसकी राजधानी है भाई। बुडापेस्ट इसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या इसमें? बी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। टियागो। टियागो गार्सिया यहाँ स्थित है। यहाँ पर भाई कहाँ? यहाँ स्थित है। तो कौन से सागर में है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर आपके सामने दिया गया है। देखिए, अगर मैं बात करूं डियागो गार्सिया की, तो ये एक आपका अगर मैं बात करूं परवाल द्वीप की तरह है। मूंगे के द्वारा इस द्वीप का निर्माण किया गया। ये एक द्वीप है, ये एक प्रकार का द्वीप है। और इसका निर्माण जो किया गया है वो मूंगे के द्वारा या परवाल के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको, ये मान लो ये आपका भारत है, ये भारत है। और इसी के बाद नीचे आपका यहाँ पर जो है ये मालदीव है। मालदीव के नीचे मिल जाएगा आपको कौन सा देश? डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया एक द्वीप है ये। तो हिंद महासागर इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर इसका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही होगा भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका सामने आ चुका है 21। मुंडा भाषा समूह से, मुंडा भाषा समूह से संतरी है। संतरी का मतलब है कि भाई ये जो मुंडा भाषा है ये किससे संबंधित है? किस से संबंधित है मुंडा भाषा, ये आपको बताना। देखिए, मुंडा जो भाषा है, मुंडा भाषा आपको देखने को मिल जाएगी कहां पर? ये मान लो ये भारत है, ये भारत है। और यहाँ पर एक पठार पड़ता है जिसका नाम है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार इसको कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में मुंडा जनजाति आपको देखने को मिल जाएगी। और यहीं पर जो है, जो यहाँ के लोग बोलते हैं वही भाषा है मुंडा भाषा। लगभग अगर मैं बात करूं भारत के अलावा बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश में भी मुंडा भाषा के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। मुंडा भाषा बोलने वाले लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये आपका ऑस्ट्रो ऑस्ट्रो एशियाई
ऑस्ट्रो एशियाई समूह की भाषा है। ऑस्ट्रो एशियाई समूह की भाषा है, न कि आर्य भाषा है, न कि तिब्बती भाषा और न ही द्रविड़ी भाषा है। तो ये एशियाई भाषा है और ऑस्ट्रो एशियाई भाषा के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। 38 क्वेश्चन है भाई और 22 क्वेश्चन हम लोग जो है अभी आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर से होता है, यानी कौन सी ऐसी नदी है जो भारत के बाहर से निकलती है, यानी कि भारत से नहीं निकलती, कुल मिलाकर भारत के बाहर से निकलती है, ये आपको इसमें बताना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आंसर इसका बताना आपको, और बताओ क्या इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए बात करें गंगा की, बात करें गंगा की तो कहां से निकलती है, उत्तराखंड का क्षेत्र पड़ता है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम माना जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम माना जाता है, भागीरथी के नाम से वहां से निकलती है। यमुना की बात करें तो यूके से ही निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। नर्मदा की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक चोटी पड़ेगी, एक पहाड़ी है आपकी मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी पर एक चोटी है, मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी पर एक चोटी है, नाम है अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी उसका नाम है, अमरकंटक चोटी उसका नाम है। वहीं से सोन का उद्गम होता है और वहीं से नर्मदा का उद्गम होता है। तो तीनों भारत से निकल रही है। जबकि बात करें ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र की जो उद्गम होता है तिब्बत के क्षेत्र से, तिब्बत यानी कि चीन, तिब्बत में एक क्षेत्र पड़ता है आपका मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील है यहाँ पर, और इसी झील में एक आपका ग्लेशियर है, नाम है क्या, चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम होता है। ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और भारत के कौन कौन से राज्यों में बहेगी, तो भारत के आपके ये कह सकते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश और असम, दो राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसको जमुना नदी के नाम से जानते हैं, और जमुना नदी ही आगे जाकर पद्मा नदी से मिल जाती है। और अगर बात करें ब्रह्मपुत्र का नाम चीन में क्या है, तो इसको कहा जाता है वहां पर सांगपो, सांगपो नदी के नाम से इसको जाना जाता है। सांगपो इसको कहा जाता है, कहां पर, चीन में या तिब्बत के क्षेत्र में। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ए, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। समझ में आती है ना क्लास, बता दिया कोई, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो अगर कोई दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन आपका है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बता दिया करो। आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, बताओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगाया गया था, उसी में पूछा गया भाई आपातकाल के समय जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको बताना है। तो फटाफट इसका आंसर दे दो, फटाफट इसका आंसर आप लोगों को देना है। बात है 25 जून की, 25 जून 1975 ईस्वी को। 25 जून 25 जून 1975 की बात है भाई। काला दिवस इसी को मनाते हैं, काला दिवस जो है बीजेपी सरकार ने इसी को मनाना शुरू किया है। तो 25 जून 1975 ईस्वी को इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इमरजेंसी लगाई जाती है भारत में, और इसको समाप्त कब किया, तो 21 मार्च 1977 में किया। 21 मार्च 1977 में इसको समाप्त किया जाएगा। तो ये है आपातकाल का समय, आपातकाल का समय, ये आपातकाल का समय है जी। भारत में जो इमरजेंसी लगी थी वो इस काल में लगाई गई थी। किसके समय लगाई गई भाई, इंदिरा गांधी इस समय भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। इंदिरा गांधी के कहने पर ही ये आपातकाल लगाया गया था, लेकिन लगाने वाले कौन थे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही लगा सकते हैं आपातकाल, और उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद कौन थे भाई, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद राष्ट्रपति हुआ करते थे। और इनसे इंदिरा गांधी ने फोन पे कहा, इन्होंने जो है इमरजेंसी लगा दी। बाद में जब पूछताछ हुई, कहा गया इंदिरा गांधी जेल में गई, तो इंदिरा गांधी का मैंने तो आपका जो है आपातकाल नहीं लगाया था, मैंने आपके जो है किसी को नहीं कहा आपातकाल लगाने के लिए, ना कोई सबूत है। तो बाद में पकड़े गए भाई साहब कौन, फखरुद्दीन अली अहमद। और फखरुद्दीन अली अहमद पर लेकिन मुकदमा नहीं चला सकते क्योंकि भारत के राष्ट्रपति हैं, इसलिए बाद में ये किया गया कि भाई मंत्रिमंडल या कोई भी प्रधानमंत्री जो होगा
अगर राष्ट्रपति को कोई कार्य करने के लिए कहेगा तो लिखित में देगा, लिखित में देना पड़ेगा, तभी राष्ट्रपति उसकी बात मान सकता है। तो फखरुद्दीन अली अहमद कहाँ है भाई, ये रेडी। फखरुद्दीन अली अहमद के कहने पर ही आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। आर्टिकल 352 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है भारत में मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। तो इंदिरा गांधी के कहने पर फखरुद्दीन अली अहमद ने आर्टिकल 352 के तहत भारत में 25 जून 1975 ईस्वी को आपातकाल की घोषणा की और ये समाप्त हुआ 21 मार्च 1977 ईस्वी को। 25 जून को लगा था, 21 मार्च 1977 को समाप्त किया गया। तो लगभग मान सकते हैं आप कि लगभग आपका 2.5 साल के आसपास तक ये आपातकाल देश में रहा और इस समय जो है लोगों की बहुत बुरी हालत हो गई थी, जिस कारण बाद में जब चुनाव हुआ 1977 में तो इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई। अमेठी और रायबरेली के संजय गांधी, इंदिरा गांधी दोनों ही अपना चुनाव हार गए थे। तो आंसर सही होगा भाई डी, फखरुद्दीन अली अहमद। याद रखना, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? बहादुरी का पूछ रहा है। बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सेना के तीनों, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र और वीर चक्र। बताओ भाई कौन सा रहेगा? देखिए भारत में बहादुरी की अगर बात करें तो बहादुरी के लिए दिया जाता है आपका परमवीर चक्र। कौन सा भाई? परमवीर चक्र। कब शुरुआत होगी? देखिए परमवीर चक्र की हम बात करें तो ये आपका शुरुआत हुई इसकी 1947 में, यानी जब देश आजाद हुआ था 1947 में इसको शुरू किया गया था। अशोक चक्र की बात करें तो ये युद्ध काल में दिया जाता है, जब युद्ध काल में कोई सैनिक जो है पराक्रम दिखाता है, अपना बहादुरी दिखाता है तो उस समय दिया जाता है। परमवीर चक्र आपका ये भी आपका जो है ये भी आपका बहादुरी के लिए दिया जाता है, और बहादुरी के लिए ये वाला दिया जाता है, ये आपका युद्ध में दिया जाता है कीर्ति चक्र, और ये भी आपके सेना में ही दिए जाते हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारा कौन सा? बी, परमवीर चक्र इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं भाई 25 की ओर। और सीरिया की राजधानी बता दो क्या है? सीरिया की राजधानी बता दो क्या है? सीरिया की राजधानी बतानी है आपको क्या है? अल पेबो, दशमिक, होम्स या हमाहा? हमाहा। सीरिया कहाँ पे पहले से बता। सीरिया की अगर बात करूँ तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम यानी कुल मिलाकर जो है सीरिया की अगर बात करें दक्षिण पश्चिम एशिया का देश है। इसका है एशिया का देश है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया का यह देश है। यानी कि कुल मिलाकर जिस महाद्वीप में हम रहते हैं उसी महाद्वीप में सीरिया भी आपका स्थित है। राजधानी क्या है? राजधानी की बात करें तो राजधानी रहेगी इसकी दमिश्क, दमिश्क इसकी राजधानी हुआ करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पर आगे हम 26। भाई तो काफी क्वेश्चन रह रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि 1 घंटे के अंदर ही कर देंगे। लगभग 42 मिनट के आसपास की आपकी क्लास हो चुकी है। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब इसे कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। यदि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ही ये क्लास है। यदि आप जो है होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास है। और अगर आपको सॉरी अभी आप यूपी टेट आ चुका है भाई टीचर के लिए, ठीक है, टीचर के लिए एक आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे आपका पैट का एग्जाम होता है तो उसी तरह से यूपी टेट का एग्जाम होता है। उसमें भी जो एसएसटी वाले बच्चे हैं वे इसको देख सकते हैं, क्योंकि एसएसटी के लिए ये क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूपी टेट में भी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। ठीक है, किताब है भाई ये, किसके द्वारा लिखी गई? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक जो पुस्तक है इसके लेखक बताने आपको कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है बता दो भाई। इस्माइल मर्चेंट, देखेगा ये देखिए इस्माइल मर्चेंट जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। इस्माइल मर्चेंट इस पुस्तक के लेखक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात करूं आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 27। और नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक गुजरात, संविधान सभा की सबसे पहली बैठक गुजरात, बता दो संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कौन सी थी, ये आपको इसमें बताना। तो देखिए सबसे पहली बैठक जो हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा की सबसे पहली जो बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 1946 ईस्वी को हुई थी। इस बैठक में हुआ क्या? एक तो आपका कुल मेंबर थे वे 389 मेंबर थे। उन 389 मेंबरों में से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, जिस कारण केवल 211 सदस्य ही इस बैठक में आए थे। 211 सदस्य ही इस बैठक में आए और 211 में से 9 महिला थी।
कुल महिलाओं की अगर बात करें संविधान सभा में कितनी थी भाई, तो कुल महिलाओं की संख्या थी, कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो कुल महिला थी 15। और इन 15 में एकमात्र मुस्लिम थी जिसका नाम था बेगम अयाज रसूल। बेगम अयाज, बेगम अयाज रसूल इनका नाम हुआ करता था। लखनऊ से आती थी ये, एकमात्र मुस्लिम ये थी, बाकी सब जो है सिख, दलित और हिंदू महिला थी जो संविधान सभा में गई। कुल 15 महिलाएं, उनमें से 9 महिला पहली बैठक में आई। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था भाई। अस्थायी अध्यक्ष इसलिए बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया इनको, इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे उम्र के व्यक्ति थे, इसीलिए इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, दिल्ली में ये बैठक हुई कहां पर, दिल्ली में देखा ना, नई दिल्ली में ये बैठक। अच्छा, आंसर तो चलो आई गया आपको सामने, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 सी आंसर सही है। अच्छा, ये आपका दिल्ली में कहां पर हुई, दिल्ली में एक आपका पुस्तकालय था जिसका नाम था कौंसिल चैम्बर। क्या था, कौंसिल चैम्बर, कौंसिल चैम्बर के नाम से जाना जाता था। कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय, पुस्तकालय में ये बैठक हुई थी नई दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना है, नया है, पहली बार पढ़ा होगा आपने शायद, कुछ बच्चों ने, कुछ नहीं हो सकता है कि पहले भी इसको पढ़ा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पहली बार मैं ही सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, पहली बार कुछ आपने भी पढ़ा होगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। वही, भारतीय संविधान की पहली गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है भाई, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्यों की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। 11वीं अनुसूची, चौथी अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है? आप तो भी जानते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं, मूल भाषाएं कितनी थी? तो मूल भाषाएं थी 14। मूल भाषा जो थी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान में भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, वो थी कितनी? 14। अब कितनी है? 18। वर्तमान में कितनी है भाई? 18। तो वर्तमान में 18 हो चुकी है। 14 के बाद जो 15वीं जोड़ी गई थी वो आपकी सिंधी थी। कौन सी भाई? सिंधी हुआ करती थी, वो आपकी सिंधी भाषा हुआ करती थी, सिंधी भाषा थी। 16वीं, 17वीं और 18वीं एक साथ जुड़ी गई। नाम याद करने के लिए बता रहा हूं आपको, नमक, नमक के नाम से आप याद कर सकते हैं। यानी कि न से नेपाली बन जाएगी, नेपाली, मैं से मणिपुरी बन जाएगी, मणिपुरी, और कैसे बन जाएगी आपकी? कोंकणी, कोंकणी। 3 भाषाएं आपकी एक साथ जोड़ी गई। उसके बाद 19, 20, 21 और 22। 19 की बात करें तो बोडो, बोडो मास से याद कर लेना भाई, बोडो। ऐसे आ जाएगा डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मास, मैथिली, और ले से बन सॉरी, बोडो मास, से बन जाएगा संथाली, संथाली। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ की है ये, कौन कौन से राज्यों की है? बोडो की बात करें तो असम की है, बोडो की बात करें असम की है। डोंगरी की बात करोगे जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर की है। मैथिली की बात करोगे तो बिहार की है, ये बिहार की है। संथाली मिल जाएगी आपको झारखंड में भाई, ये झारखंड की है, ये झारखंड की है। नेपाली की बात करोगे तो आपका तराई के क्षेत्र में मिलती है। मणिपुरी, मणिपुर में मिल जाएगी। कोंकणी बात गोवा के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। तो ये भाषाएं हैं। तो लेकिन ये पूछ रहा कि कौन सी सूची में है? 8वीं अनुसूची में भाई। कहाँ है 8वीं अनुसूची? ये रही 8वीं अनुसूची। देखिए 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में नगर निकाय का उल्लेख किया गया है। नगर पंचायत, नगर निकाय इसको कहा जाता है। नगर निकाय का उल्लेख इसमें किया गया। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा की सीटों का उल्लेख इसमें किया गया भाई। राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख इसमें किया गया है। राज्यसभा की सीटों के बंटवारा इसमें किया गया है। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा इसमें किया गया है। 13वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायत का उल्लेख इसमें है, पंचायत का उल्लेख इसमें किया गया है, पंचायत का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में मूल संविधान में 14 थी, मैंने आपको बताया। 15वीं कब जुड़ी गई? 15वीं थी सिंधी आपकी। 16वीं, 17वीं, 18वीं की बात करें तो 16वीं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 19, 20, 21, 22 एक साथ जुड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 पे आ जाते हैं।
पॉलिटी का क्वेश्चन है भाई, पॉलिटी का क्वेश्चन है। और आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और यूपीजी के क्वेश्चन नंबर 29 आ चुका आपके सामने। आंसर बताओ इसका क्या है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को लिया गया है, यानी कहां से लिया गया पूछ रहा भाई। डीपीएसपी की बात आ रही है, डीपीएसपी की बात आ रही है। डीपीएसपी, डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि आयरलैंड एक देश है। आयरलैंड, आयरलैंड एक देश है। आयरलैंड के संविधान से हमने ये चीजें ली है। कहां पर है भाई, वर्तमान में भाग 4, भाग 4 है। आर्टिकल क्या है भाई इसके, आर्टिकल है आपकी 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं, जिनमें आपका इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आगे पूछेगा तो बताऊंगा, ठीक है ना। वैसे जब हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें सारा आपको डिटेल से बताया जाता है। तो कुल मिलाकर आयरिश संविधान इसमें आंसर आपका आ जाएगा। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां ली गई है। जर्मन संविधान से क्या लिया भाई, जर्मन संविधान से भी भारतीय संविधान में आपको कुछ पॉइंट शामिल किए गए होंगे। जापानी की बात करें तो यहाँ से विधि का शासन कह सकते हैं कि यहाँ से लिया गया है। तो आंसर रहेगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। पिछली क्लास के मुकाबले आज की जो क्लास है थोड़ा लग रहा मुझे शायद जल्दी हो रही है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। ये कथक देखा, ये रहा कथक, उत्तर प्रदेश का कथक है भाई। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है, ओडिसी उड़ीसा का है, आप सभी जानते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है, इन सब के बारे में बताओ। ठीक है, इन सब के बारे में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत आंसर बहुत आसान है। भरतनाट्यम केरल का है, कुचिपुड़ी आपका तमिलनाडु के क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओडिसी उड़ीसा के क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर वैसे आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में, किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है। तो पीतल नगरी के नाम से कौन से क्षेत्र को गुड़ नगरी कहा जाता है। मुजफ्फरनगर, फतेहपुर इसमें आएगा नहीं, मिर्जापुर नहीं आएगा, मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से है। मुरादाबाद, पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। मुजफ्फरनगर को दंगों की नगरी भी कहा जाता है, गुड़ नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, मुजफ्फरनगर को अगर हम बात करें तो गुड़ नगरी इस बीच को कह सकते हैं। गुड़ नगरी के साथ साथ इसको जो है दंगों का नगर या दंगों की नगरी भी कहा जाता है। 2013 के दंगों के कारण ये आपका जो मुजफ्फरनगर का काफी फेमस हुआ भी, दंगों की नगरी भी इसको कहा जाता है। दंगों की नगरी भी इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय, बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत आपको बताना है। बुंदेलखंड का भाई कौन सा है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय गीत कौन सा है, बस ये आपको इसमें बताना। फटाफट आंसर बता दो क्या इसका सही आंसर होगा। देखिए बुंदेलखंड की अगर मैं बात करूं तो बुंदेलखंड में सबसे प्रमुख जो है वो आल्हा उदल है। आल्हा उदल सबसे प्रमुख माना जाता है। तो आल्हा उदल सबसे प्रमुख माना जाता है। रसिया जो है आपका ये ब्रज के क्षेत्र में है। बिरहा भी आपका ब्रज के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड कहा जाता है मिर्जापुर, झांसी, आपका बांदा और ललितपुर वाला जो क्षेत्र है उसी को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। जैसे बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपका लगुरिया भी बुंदेलखंड के क्षेत्र का ही है। ठीक है, लगुरिया भी बुंदेलखंड के ही क्षेत्र का है। बिरहा की बात करें तो ये पूर्वी यूपी में देखने को मिलेगा आपको। कहां पर भाई, पूर्वी यूपी, पूर्वी यूपी में आपको देखने को मिलेगा। और लगुरिया आपका बुंदेलखंड में ही है। बुंदेलखंड में ही ये क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। रसिया की बात करें तो ब्रज क्षेत्र यानी कि मथुरा के आसपास, मथुरा आगरा के आसपास ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और चलिए भाई लगभग 1 घंटे की क्लास होने वाली है और लगभग आपके 32 या 33 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। 33 वाले क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट इसका आंसर दो। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती नहीं है। देखो भाई बाउंड्री, ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की बाउंड्री किस राज्य से नहीं लगी हुई। उत्तर प्रदेश की बाउंड्री राजस्थान से लगी हुई, 2 जिले इसके साथ में सीमा साझा करते हैं। दूसरी बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के साथ में कोई जिला नहीं लगता उत्तर प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के साथ में कोई जिला नहीं लगता और पंजाब के साथ भी कोई जिला नहीं लगता। ये पूछ रहा कि कौन से की सीमा लगती है, तो राजस्थान की लगती है। और राजस्थान के भी कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के साथ में लगे हुए हमारे भाई, आगरा, आगरा व मथुरा,
आगरा व मथुरा, दो जिले ऐसे हैं हमारे जो लगते हैं किसके साथ में, राजस्थान के साथ लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री लगती है हमारी। इसके अलावा राजस्थान के साथ, सॉरी राजस्थान के साथ तो हो गया, हरियाणा के साथ में लगती है, उत्तराखंड के साथ में लगती है, बिहार के साथ लगती है, झारखंड के साथ सीमा लगेगी, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा लगेगी और मध्य प्रदेश के साथ भी हमारी सीमा लगती है। इसके अलावा दिल्ली और एक देश है नेपाल, उसके साथ भी हमारी सीमा लगती है। तो कुल मिलाकर आपके 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूपी, ठीक है, और एक देश नेपाल, इनके 10 क्षेत्रों के साथ उत्तर प्रदेश इनके सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ये भाई अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो आज का आंसर आ जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश पुलिस के में कौन से जानवर का चिन्ह है? बढ़िया क्वेश्चन आ गया, यूपी पुलिस के लिए बढ़िया क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस का जो राजकीय चिन्ह है उसमें कौन से जानवर का चित्र लगा हुआ है, आपको इसमें बताना है। बताओ फटाफट कौन से जानवर का चित्र इसमें लगा हुआ है, बता सकते हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने। उत्तर प्रदेश का जो क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चिन्ह लगा हुआ है, कौन से जानवर की आकृति या चित्र लगा हुआ है, आपको इसमें बताना है। देखिए इसका जो आंसर है वो रहेगा, सीधा सा आंसर है आपका मछली। मछली की आकृति बनी हुई है, मछली की ही आकृति उत्तर प्रदेश के चिन्ह में भी है, और यूपी पुलिस का जो सबसे पहले लोगो आता है ना, आपको इसमें देख लेना, उसमें मछली का चिन्ह बना हुआ है। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो भेड़ कुंड, जहां अर्जुन क्या कर दिया भाई, अर्जुन ने द्रौपदी से शादी की थी। अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में कहाँ है ये आपको बताना है। तो कुल मिलाकर पूछा गया आपसे, भेड़कुंड नामक स्थान कहाँ पर है भाई उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे अर्जुन ने जो है क्या कहा था, तीर मारा था मछली की नाक में।